आज इन्फेंसी की मोटर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। मोटर डेवलपमेंट का मतलब है उनके मसल्स की डेवलपमेंट। इसमें फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स दो तरह के होते हैं। फाइन मीन्स छोटे मसल्स होते हैं, जैसे फिंगर्स के हो गए, टोस के हो गए, और ग्रॉस मोटर का मतलब है बड़े मसल्स, लेग्स के मसल्स हो गए, आर्म्स के मसल्स हो गए, नेक का हो गया। तो ये मसल्स का जो मूवमेंट होती है, इसमें 2 to 4 मंथ्स में क्या होता है, उनका वो हेड रेज करने लग जाते हैं, हेड और चेस्ट रेज करने लग जाते हैं 2 to 4 मंथ्स में। फिर 2 to 5 मंथ्स में रोलिंग ओवर करना सीख जाते हैं, अपनी जगह से डिस्प्लेस होने में हेल्प करता है उनको, इधर से उधर रोल होना सीख जाते हैं। फिर उसके बाद 4 to 6 मंथ्स में सिट करते हैं, बैठते हैं, लेकिन सपोर्ट के साथ, विदाउट सपोर्ट नहीं। और विदाउट सपोर्ट कब बैठ जाते हैं, जब 6 to 7 मंथ्स के होते हैं। और फाइनली 7 to 8 मंथ्स में क्रॉलिंग, एंड देन 8 to 18 मंथ्स में वॉकिंग। तो ये इस तरीके से इनकी फिजिकल मोटर डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पे इन्होंने मंथ वाइज दिया हुआ है, किस मंथ में कितना वो उनके मसल्स डेवलप हो पाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे नेक के मसल्स इतने स्ट्रांग हो सकते हैं कि हो जाते हैं कि वो अपने हेड का सपोर्ट जो है वो कर सकें, इसलिए वो अपना हेड रेज करने लग जाते हैं। इसी तरीके से रोलिंग ओवर भी धीरे धीरे उठ के बैठना, क्रॉल करना और चलना भी सीख जाते हैं। ये तो था मोटर डेवलपमेंट। फिर आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है उनकी जो माइंड, ब्रेन की फंक्शनिंग है, जैसे कि थिंकिंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, ये सारी चीजें कितना डेवलप हुई हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि बाय द टाइम एवरेज इन्फेंट हैज रीच द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल का जब वो हो जाता है, तो बेबी का वेट ट्रिपल हो जाता है। जो उसका बर्थ वेट था उससे ट्रिपल हो जाता है 1 साल में। और उसका ब्रेन का वेट भी ट्रिपल हो जाता है 2 साल में। तो 75% एडल्ट वेट के जितना हो जाता है जब वो 2 साल का होता है इन्फेंट। और 5 साल तक तो बेबी का वेट जो है 90% हो जाता है उसके एडल्ट वेट तक। तो ब्रेन का वेट बढ़ रहा है, इसका मतलब है उसके कॉग्निटिव फंक्शंस जो हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं। तो कॉग्निटिव फंक्शंस को समझाने के लिए हम बहुत ही फेमस थ्योरी एक डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जॉन पियाजे की थ्योरी है ये आपने बहुत बार पहले भी सुना होगा। जॉन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया था इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, तो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आई थिंक मैंने इसको हर एग्जाम में इस थ्योरी की किसी न किसी क्वेश्चन को देखा है। तो जॉन पियाजे की थ्योरी से पहले हम उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जॉन पियाजे ने क्या किया था, कुछ बच्चों को उन्होंने ऑब्जर्व किया था। उनके खुद के भी 3 बच्चे थे, तो उन्होंने ऑब्जर्व करके बच्चों को एक वो थ्योरी बनाई थी, और वो थ्योरी का बेसिस था स्कीमा। वो ये बोलते थे कि बच्चों के माइंड में ना एक स्कीमा बन जाता है, एक मेंटल कॉन्सेप्ट होता है जैसे किसी चीज का। जैसे सपोज आप उसको एक एप्पल दिखाते हो बच्चे को, और आप उसको दिखा के बोलते हो फोटो कि ये एप्पल है, या एक्चुअल में एप्पल दिखा के बोलते हो कि इसको एप्पल बोलते हैं। तो वो उसके माइंड में उसका स्कीमा बन गया एप्पल का, कि एप्पल होता है। अगर ऐसे कोई राउंड चीज होगी जिसको हम खाएंगे तो वो एप्पल होता है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपने उसको नेक्स्ट टाइम ऑरेंज की फोटो दिखाई। तो पहली बार तो जब आपने उसको एप्पल दिखाया और उसके बाद ऑरेंज दिखाया, तो उसने ऑरेंज को भी एप्पल समझ लिया। उसको क्या पता कि एप्पल अलग है, ऑरेंज अलग है। तो उसने ऑरेंज को देखा और उसने बोला ये एप्पल है। ठीक है। तो उसने क्या किया, जो ऑरेंज का उसको एप्पल का स्कीमा उसके माइंड में ऑलरेडी बना हुआ था कि ऐसी गोल चीज होती है खाने वाली, उसको एप्पल बोलते हैं। तो ऑरेंज को भी जब उसने देखा कि वो भी राउंड है शेप में और उसको भी खा रहे हैं, तो उसने बोला ये भी एप्पल है। तो ये तो उसने एसिमिलेशन किया। एसिमिलेशन मतलब जो स्कीमा उसके माइंड में बना हुआ था उसको यूज करा, और उसी से ऑरेंज को भी बोल दिया वो एप्पल है। लेकिन फिर आपने उसको करेक्ट करा, आपने उसको बताया कि नहीं ये ऑरेंज है क्योंकि इसका कलर अलग है और ये अलग है एप्पल से। उसको समझाया आपने। बच्चों को जैसे बताते हैं कि ये ऑरेंज है, इसका कलर अलग है, वैसे। तो अब क्या हुआ, उसने ऑरेंज का और एप्पल का डिफरेंस समझने की कोशिश की। उसने देखा कि एप्पल अलग होता है, उसका कलर अलग होता है, शेप थोड़ी सी अलग होती है, और ऑरेंज थोड़ा सा अलग होता है। तो उसने अपने ही स्कीमा में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करी, क्योंकि उसको थोड़ी सी नई इंफॉर्मेशन मिली। तो उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। तो ये जॉन पियाजे ने कहा था कि ऐसे स्कीमा को यूज करते हैं बेबीज। तो पहले जब आप उनको कोई चीज फर्स्ट टाइम बताते हो तो वो उसका स्कीमा उसके माइंड में बनता है।
फिर जब वो कोई नई चीज देखता है तो वो उसको स्कीमा के साथ उसको कोरिलेट करता है, जिसको इन्होंने बोला एसिमिलेशन करता है। फिर जब उसको पता चलता है कि दूसरी चीज में तो फर्क है जो उसने पहले देखी थी, तो वो दोनों चीजों को जब एडजस्ट करता है अपने स्कीमा में तो उसको अकोमोडेशन बोलते हैं। ये सारा प्रोसेसेस होता है जॉन पियाजे का जो कॉन्सेप्ट है। अब इनकी स्टेजेस पे आते हैं। इन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी, चारों स्टेजेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले शॉर्ट में इधर देख लेते हैं। इन्होंने जो 4 स्टेजेस बताई थी वो थी सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। पहले उन्होंने बोला इन्फेंसी से 2 साल तक सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जिसमें सारे सेंसेस यूज करते हैं बच्चे। किसी भी चीज को जानने के लिए अपने सेंसेस का यूज करते हैं, जैसे उसको मुंह में डाल के, टच करके, उसको उठा के, सूंघ के, अपने सेंसेस का यूज करते हैं। 2 से 7 साल में प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, फिर 7 से 12 साल में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, और 12 के बाद एडल्ट तक फॉर्मल ऑपरेशनल। इन्हीं स्टेजेस को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज में जॉन पियाजे कह रहे हैं जो पहले 2 साल होते हैं इन्फेंट के, उसमें वो अपने सेंसेस का यूज करता है अपने वर्ल्ड को जानने के लिए। जो भी चीज उसके हाथ में आती है उसको मुंह में डाल के देखता है, ध्यान से चीजों को देखता है, अपनी विजन का यूज करता है, अपने सारे रिफ्लेक्सेस का यूज करता है। तो अपने सेंसेस का पूरे तरीके से यूज करता है अपने वर्ल्ड को जानने के लिए। सेंसरी मोटर स्टेज के खत्म होते होते उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डेवलप हो जाती है जो कॉग्निटिव फंक्शन है, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है ये है कि उसको ये आइडिया लग जाता है कि जब कोई चीज उसके सामने नहीं है, इसका मतलब वो चीज कहीं ना कहीं पे छुपी हुई है। इससे ये मतलब नहीं है कि वो चीज खत्म हो गई है, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं था बच्चे में, तो वो आप उसके सामने कोई टॉय लाते हो फिर उसको छुपा देते हो, तो वो सोचता है कि वो टॉय अब चला गया, अब उसको कभी नहीं मिलेगा, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो होता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाती है सेंसरी मोटर स्टेज के एंड होने तक, तब उसको ये पता होता है कि अगर मेरे सामने टॉय नहीं भी है तो भी वो कहीं ना कहीं पे पड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जैसे पीकाबू गेम खेलते हैं बच्चों के साथ हम। पीकाबू मतलब अपने हाथ आगे मुंह के सामने लाते हो, फिर एकदम से हटाते हो, उसको देख के स्माइल करते हो, फिर एकदम से मुंह छुपाते हो तो वो हंसता है। तो ये पीकाबू गेम एक तरीके से उसको ये समझ आता है इससे कि अगर आप अपना मुंह छुपा भी लो तो उस हाथ के पीछे आप हो अभी भी, ऐसा नहीं है कि आप वहां से गायब हो गए। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एबिलिटी है ऑब्जेक्ट परमानेंस। आपने ध्यान दिया होगा कि ज्यादा छोटे बच्चे जो होते हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता, आप उनके सामने से चीजें हटा दो तो वो भूल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं आप उनका टॉय हटा दो तो वो ढूंढते हैं, उसको बॉल को ढूंढते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है कि वो चीज कहीं ना कहीं है, मिल जाएगी। तो ये है कि इन्होंने बोला सेंसरी मोटर स्टेज के एंड होने तक ये चीज इनके अंदर आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस टर्म के ऊपर। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, दूसरी स्टेज जो 2 से 7 साल के बीच में होती है। इस टाइम पे इनकी मेन चीज होती है कि ये एब्स्ट्रैक्ट, ये ना मेक बिलीव प्ले बहुत वो करते हैं, मेक बिलीव चीजों में बहुत मानते हैं। मेक बिलीव जैसे इनको फेरीज की स्टोरी सुनाओ तो उनको सच मानेंगे, इनको आप सेंटा क्लॉज की स्टोरी सुनाओ तो वो एक्चुअली में सच मानेंगे, लॉजिकली नहीं सोचते हैं बिल्कुल भी। वो ये नहीं सोचेंगे कि सेंटा क्लॉज कहाँ से आता होगा और इतने गिफ्ट्स कहाँ से लाता होगा और कैसे सबको देता होगा। वो जो भी आप उसको इस टाइम पे बताओगे प्री ऑपरेशनल स्टेज पे, वो सोचेगा सब कुछ सच है और सब कुछ होता है। तो ये एक तरीके से मेक बिलीव टाइप की एक वर्ल्ड में रह रहे होते हैं जिसमें वो हर चीज को मान जाते हैं। प्लस इनमें एक एनिमिज्म होता है। एनिमिज्म का मतलब वो हर चीज को एनिमेटेड मानते हैं कि हर चीज के अंदर जान है। आप उनको बोलोगे कि एक वुडन टॉय है, बोलोगे कि ये डॉल है, उसको भूख लगी है, तो वो सच्ची में मानेंगे कि इसको एक्चुअली में भूख लग रही है। तो लॉजिकली नहीं सोचते हैं, रैशनली नहीं सोचते। यहाँ पे बिल्कुल भी लॉजिक और रैशनल चीजें नहीं सोची जा रही है, ये इमेजिनेशन में और मेक बिलीव में ही रहते हैं कि हर चीज मान जाते हैं, हर चीज को एनिमेटेड सोचते हैं कि हर चीज में जान है। इस टाइम पे आप ऐसा भी होता है कि इनको किसी चीज से अगर चोट लग जाए और आप उस चीज को वापस से मारो इनको चुप कराने के लिए, तो वो चुप हो जाते हैं ये सोच के कि आपने उसको हर्ट कर दिया। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज वो वाली होती है। इस स्टेज पे बच्चा 10 से 20 तक की काउंटिंग सुना सकता है। प्लस इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट होते हैं। इसमें एक चीज होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रेशन। सेंट्रेशन मतलब एक ही चीज पे फोकस करते हैं।
जैसे सपोज यहाँ पे बहुत अच्छे 2 एग्जाम्पल्स हैं और इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना। आप उनके सामने ऐसे 2 ग्लासेस रखोगे इक्वल, जिसमें पानी भी एकदम सेम अमाउंट का है। फिर आप क्या करोगे, एक पतला गिलास रखोगे और इस ग्लास का पानी इसमें ट्रांसफर कर दोगे और इनसे पूछोगे कि किस में ज़्यादा पानी है। तो इनका आंसर क्या होगा, द टॉलर वन। ये बोलेंगे इसमें पानी ज़्यादा है, क्योंकि ये चीज़ ये कंजर्व नहीं कर पाए कि पानी तो सेम ही डाला है, खाली गिलास का साइज और लेंथ चेंज हुई है। इनका सेंट्रेशन मतलब इनका फोकस सिर्फ इस चीज़ पे है कि पानी जो है वो ज़्यादा दिख रहा है, इस चीज़ को नहीं सोच रहे हैं कि पानी का कंटेनर चेंज हो गया है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं सेंट्रेशन, कि वो सिर्फ एक ही चीज़ को देख रहे हैं कि पानी का अमाउंट ज़्यादा नज़र आ रहा है, वॉल्यूम तो सेम है। ऐसे ही अगर आप उनके सामने ऐसे कॉइन्स रखोगे, इक्वल कॉइन्स हैं दोनों जगह, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 कॉइन्स है, यहाँ पे भी 6 कॉइन्स है, अभी ये दोनों इक्वल है। फिर आप नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, उसी के सामने ही इन कॉइन्स को थोड़ा दूर दूर कर दोगे, उसके सामने ही सब कुछ हो रहा है, छुपा के नहीं, इनको दूर दूर कर दोगे और फिर पूछोगे दोनों में से कौन सी लाइन में कॉइन ज़्यादा है। तो वो क्या आंसर देगा, वो बोलेगा इस लाइन में कॉइन ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ अमाउंट के ऊपर सेंट्रेशन है, सिर्फ ये देख रहा है कि कहाँ पे लंबा है, कहाँ पे ज़्यादा है, ये नहीं देख रहा है कि उसी चीज़ के बीच में स्पेस बढ़ा दी है। तो ये जो चीज़ होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, इसको सेंट्रेशन बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनके अंदर कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया होता, इनके अंदर अभी सेंट्रेशन होता है। सेंट्रेशन मतलब दे टेंड टू फोकस ऑन दी हाइट, मतलब एक ही चीज पे फोकस करते हैं, या तो हाइट पे करेंगे या उसकी लेंथ पे करेंगे, एक ही चीज पे फोकस करते हैं। फिर आता है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म मतलब ये सिर्फ अपने ही तरीके से सोचते हैं कि जो चीज इनको दिख रही है वही सामने वाले को दिख रही है। जैसे हम ईगोसेंट्रिक किसको बोलते हैं, एक सेल्फिश पर्सन को बोलते हैं, जो अपने ही व्यू पॉइंट से सोचता है। पर इनके केस में ये सेल्फिशनेस नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी कैपेसिटी इतनी ही होती है फिलहाल। तो ईगोसेंट्रिज्म मतलब इनको लगता है कि जो चीज़ इनको नज़र आ रही है वही सबको नज़र आ रही है। जैसे अपने ग्रैंड मदर के लिए चॉकलेट खरीद के लाएंगे, क्यों, क्योंकि इनको लगेगा कि इनको चॉकलेट अच्छी लगती है, तो इसलिए मेरी ग्रैंड मदर को भी चॉकलेट ही अच्छी लगेगी, तो वो भी वही खाएंगे। तो ये अपने तरीके से ही, अपने ही व्यू पॉइंट से सबके बारे में सोचते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हमने देखी, ईगोसेंट्रिज्म होता है, सेंट्रेशन होता है, सेंट्रेशन मीन्स वो एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, और कंजर्वेशन नहीं होती है कि वो ये चीज़ नहीं देख सकते हैं कि 2-3 प्रॉपर्टीज में चेंजेस हुए हैं, खाली लेंथ पे ही उनका फोकस होता है। चौथी चीज़ है, इनके अंदर इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। इरिवर्स, कोई भी चीज़ को रिवर्स में नहीं कर सकते। आपने इनके सामने गिलास में पानी डाला, तो ये चीज़ रिवर्स करके नहीं सोच सकते कि पानी तो उतना ही था, तो ये रिवर्सिबिलिटी इनके अंदर नहीं हो सकती। तो ये कोई चीज़ आप इनको अगर काउंटिंग भी बोलोगे, उल्टी काउंटिंग करके दिखाओ, तो ये रिवर्स में काउंटिंग नहीं कर सकते, तो रिवर्सिबिलिटी नहीं है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ देखे, ईगोसेंट्रिज्म, सेंट्रेशन, कंजर्वेशन और इरिवर्सिबिलिटी, ये चारों हमें प्री ऑपरेशनल स्टेज पे दिखते हैं। तो ईगोसेंट्रिज्म में क्या है कि एवरीवन मस्ट सी व्हाट द चाइल्ड सीज। इसमें जैसे एग्जांपल है, जैसे कि आप, एक बच्चा है जो प्री ऑपरेशनल स्टेज पे है, आपने उसके प्लेट में कुकी रखी है और उसके ब्रदर के प्लेट में कुकी रखी है, जिसका इसके प्लेट में जो कुकी है उसका साइज सेम है, ब्रदर की प्लेट में साइज सेम है, लेकिन इन्फेंट बेबी ने बोला मुझे ज़्यादा चाहिए, तो आपने उसी की कुकी को 2 टुकड़ों में बांट दिया, तो वो सोचेगा उसके पास ज़्यादा हो गई। वो ये नहीं, उसको पता चलेगा कि आपने सेम ही कुकी को 2 टुकड़ों में बांट दिया, तो वो सिर्फ इतना सोचेगा कि मेरे पास 2 टुकड़े हैं तो मेरे पास कुकी ज़्यादा होगी, इस तरीके से। तो सेंट्रेशन हो गया। और कंजर्वेशन क्या होता है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्टरिंग अपीयरेंस ऑफ समथिंग डज नॉट चेंज इट्स अमाउंट। तो कंजर्वेशन होता है कि जिससे हमें समझ में आता है कि अमाउंट तो चेंज नहीं हुआ है ना, सिर्फ उसकी अपीयरेंस चेंज हुई है। तो इनके अंदर ये कंजर्वेशन वाली जो एबिलिटी अभी नहीं आई होती, ये अभी सेंट्रेशन पे ही चल रहे होते हैं, एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं। Pre operational children fail at conservation, and not only because they centrate but also they are unable to mentally reverse। तो रिवर्स भी नहीं कर पाते इन चीज़ों को, इसलिए। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मतलब 7 से 12 साल।
अब यहाँ पे बच्चे जो हैं थोड़ा सा समझदार हो जाते हैं, वो कंजर्वेशन भी सीख जाते हैं, रिवर्सिबिलिटी भी सीख जाते हैं। यहाँ पे आप बच्चों को पूछोगे कि कौन से क्लास में पानी ज़्यादा है, तो जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे बच्चा है वो ऑब्वियसली कहेगा कि दोनों में पानी सेम है और दोनों ही लाइन में कॉइन सेम है। तो यहाँ पे क्योंकि कंजर्वेशन जो है वो डेवलप हो जाता है और सेंट्रेशन खत्म हो जाता है, एक से ज़्यादा चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, सेंटर क्लॉज को नहीं मानते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि वो कैसे लॉजिकली पॉसिबल है, लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं, रैशनल थिंकिंग लगाने की कोशिश शुरू हो जाती है 7 साल से, और 12 साल तक काफ़ी ये चीज़ इम्प्रूव हो जाती है इनकी। लेकिन कॉन्क्रीट क्यों है स्टेज का नाम? क्योंकि अभी भी इनके अंदर एक चीज़ नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। आप इनको कोई ऐसी चीज़ नहीं बोल सकते जो इन्होंने कभी देखी ना हो, आप इनको फ्रीडम का कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकते, आप इनको नेबरहुड जैसे वर्ड्स नहीं समझा सकते, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें नहीं समझा सकते। जो चीज़ें छू सकते हैं आप वही चीज़ इनको समझा सकते हो। कॉन्क्रीट चीज़ों को समझ जाते हैं, जो चीज़ें नहीं समझ पाते, नहीं देख सकते, जो टेंजिबल चीज़ें नहीं हैं उनको नहीं समझ पाते। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी भी नहीं आई है इनमें, कॉन्क्रीट थिंकिंग आ गई है। फिर आ जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसको हम एडोलेसेंट में मानते हैं कि 12 से एडोलेसेंट एज शुरू होती है, तो 12 साल से शुरू होकर ये एडल्टहुड तक ही रहती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है डेवलप। इस टाइम पे तो आप इनको इमेजिनेशन करने के लिए बोल दो तो वो इमेजिन कर सकते हैं, जो चीज़ उन्होंने नहीं देखी कभी वो भी इमेजिन कर सकते हैं। हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी हो जाती है, मतलब एक ही प्रॉब्लम के पीछे कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं ये आराम से सोच सकते हैं। एक पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो सकती हैं या इम्पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो सकती हैं, ये इतना ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट सोच सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो जाती है इनके अंदर। तो पूरे तरीके से आप कह लो कि इनकी जो कॉग्निटिव वो है डेवलपमेंट फॉर्मल ऑपरेशनल में एकदम पूरी डेवलप हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये पियाजे ने बहुत अजीब सी बात बोली है कि सारे लोग इस स्टेज को कंप्लीट नहीं कर पाते फॉर्मल ऑपरेशनल को, क्योंकि इस स्टेज को कंप्लीट करने के लिए प्रॉपर बैकग्राउंड चाहिए होता है, प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एजुकेशन चाहिए होती है। जो फॉर्मल स्कूल्स अटेंड करते हैं, प्रॉपरली एजुकेशन लेते हैं, वही इस स्टेज को ढंग से कंप्लीट कर पाते हैं। तो पियाजे ने बोला है कि हर कोई इस स्टेज को अचीव नहीं कर पाता है। जिनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली है उनको इस स्टेज को कंप्लीट करने में प्रॉब्लम होती है। तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस हैं जो ये स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को पूरे तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं। तो पियाजे की थ्योरी में काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म मिले हैं लोगों को, जैसे कि इन्होंने बोला है कि जैसे इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अलग अलग स्टेजेस में बांट दिया, ऐसे नहीं होता है, स्टेज बाय स्टेज नहीं होता है कि 2 साल से 7 साल इतना रहेगा फिर 7 साल के बाद सडनली जंप कर जाएगा, ऐसे नहीं होता है। लोग कहते हैं कि कॉन्टिन्यूस और ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है, ना कि स्टेजेस में होती है। तो पहला क्रिटिसिज्म ये है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि प्री स्कूलर जो होते हैं, जो ये बोल रहे हैं कि बहुत ईगो सेंट्रिक होते हैं, उनके अंदर बहुत ईगो सेंट्रिज्म होता है। तो प्री स्कूलर इतने ज़्यादा ईगो सेंट्रिक नहीं होते हैं, 2 से 7 साल वाले वो इतने नहीं होते हैं जितना पियाजे ने उनको दिखाया है। फिर इन्होंने बोला है कि पियाजे ने कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो बात की थी कि सेंसरी मोटर स्टेज के बाद ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, तो रिसर्चर कहते हैं कि ये बहुत पहले से ही होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि सेंसरी मोटर स्टेज के ख़त्म होने पर ही आता है। तीसरा क्रिटिसिज्म ये है। और चौथा क्रिटिसिज्म जो है वो ये कह रहे हैं कि सारा तो इम्पोर्टेंस इन्होंने बच्चे की इंटरेक्शन एनवायरनमेंट से हो रही है उसी को सारा इम्पोर्टेंस दिया है, लोगों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया। मदर का क्या रोल है, फादर का क्या रोल है, केयर गिवर का क्या रोल है, इस चीज़ को तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी इन्होंने। तो पूरा फोकस इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का किस चीज़ पे है कि बच्चा अपने आसपास की चीज़ों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है अपनी नॉलेज गेन करने के लिए। सिग्निफिकेंट अदर्स पे तो कोई फोकस ही नहीं है जो उसका ध्यान रख रहे हैं। इसी क्रिटिसिज्म को उठा के वाइगोट्स्की ने फिर अपनी थ्योरी बनाई थी। तो इस थ्योरी को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वाइगोट्स्की की। अगेन जो भी थ्योरीज अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं CTET से लेके हायर लेवल तक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में जो पढ़ी और आगे भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।